हेलो एवरीवन। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है जिसमें हम प्रोटिस्टा किंगडम को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जो हमने ग्रुप्स पढ़े थे प्रोटिस्ट किंगडम के अंडर वो थे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जिसको प्रोटोजोन प्रोटिस्ट भी बोलते हैं, और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट यानी कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो प्लांट से मिलती थी क्योंकि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ऐसे ही फंगस लाइक प्रोटिस्ट जो है लास्ट ग्रुप है प्रोटिस्ट किंगडम के अंदर, जिसको कॉमनली स्लिम मोड्स भी बोलते हैं। ये फंगस लाइक क्यों है? क्योंकि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो सेप्रोट्रोफिक है, यानी ये डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर सर्वाइव करते हैं। दे लिव इन मॉइस्ट सोइल, डिकेइंग प्लांट्स एंड ट्रीज। Slime mode is a name given to several kinds of unrelated eukaryotic organisms that can live freely as single cells but can aggregate together to form multicellular reproductive structure. फंगस लाइक प्रोटिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोट्रोफिक है। लेकिन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इनको स्लाइम मोड्स क्यों कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हैं सर्वाइव कर सकते हैं फ्रीली एज अ सिंगल सेल। वैसे तो प्रोटिस्ट क्या होते हैं? सिंगल सेल्स ही होते हैं ना, सिंगल सेल यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म। लेकिन जब जो है इन्हें रिप्रोडक्शन की इनकी स्टेज आती है उस टाइम पे ये एग्रीगेट होके इकट्ठा होकर के मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, हैंस दे आर कोल्ड स्लिम मोड। ठीक है। फाइलम जो है इनका उसका नाम है मिक्सोमाइकोटा। ये यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दी हुई है। ठीक है। ये फंगस लाइक प्रोटिस्ट है जो वहाँ पे मतलब ग्रुप में, ये कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, यहाँ पे कम से कम मतलब थाउजेंड्स ऑफ जो हैं प्रोटिस्ट होंगे, तब जाके उन्होंने यहाँ पे पूरी कॉलोनी फॉर्म की हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें इनके जनरल फीचर्स की, ठीक है, they are terrestrial, occur in cool, moist and shady places on the decaying plant parts like leaves, logs, barks and other decaying organic matter। ठीक है। एक जो सबसे डिफरेंट चीज़ इनमें हमने देखी कि ये टेरेस्ट्रियल हैं। अब से पहले ज़्यादातर जो चाहे वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट थे चाहे वो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट थे वो सब एक्वेटिक थे। ये टेरेस्ट्रियल हैं और ये ओब्वियसली ये डेड डिकेइंग प्लांट्स के ऊपर जो है सर्वाइव करते हैं। जैसे गले सड़े पत्ते गिरे होते हैं या कोई मतलब जो तना होता है या लकड़ी का कोई हिस्सा होता है, कुछ भी। तो वेजिटेटिव फेज इन देयर लाइफ साइकिल हैज़ नो सेल वॉल। दिस फेज कंसिस्ट of an aggregation of amoeba-like cells called pseudoplasmodium or a multinucleate slimy mass of protoplasm called plasmodium, both of which do not have a definite shape। पहले तो बात करते हैं वेजिटेटिव फेज की। देखो जो लाइफ साइकिल होता है, मतलब जो जैसे हमारा लाइफ साइकिल है, ह्यूमंस का लाइफ साइकिल जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला प्री रिप्रोडक्टिव फेज, जो पुबर्टी की एज होती है ना 12 to 13 ईयर्स ह्यूमंस के अंदर, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर ही, उसको प्री रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए अभी जो बॉडी स्ट्रक्चर्स है वो कैपेबल नहीं है। जो पुबर्टी के बाद यानी 12-13 लगा लो, 14 ईयर्स ऑफ एज के बाद से अप्रोक्स जो है 50 इन फीमेल जो है अप्रोक्स 50 ईयर्स तक की एज जो होती है जब वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वो रिप्रोडक्टिव एज होती है। उसके बाद फीमेल जो हैं वो मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, वो जो है बच्चे पैदा नहीं कर सकती, उसको बोलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, मतलब रिप्रोडक्टिव एज के बाद की एज। ठीक है। तो ऐसे ही जैसे ये जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको के लाइफ साइकिल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक वेजिटेटिव फेज जबकि वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते, एक रिप्रोडक्टिव फेज। तो ये बोल रहे हैं कि जो इसका वेजिटेटिव फेज होता है, इनका जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है उसके चारों तरफ कोई सेल वॉल नहीं होती। ठीक है। और इन दिस फेज जो अमीबा लाइक सेल्स होते हैं, अमीबा पता है ना जिनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है। वो इकट्ठा हुए होते हैं, उनकी एग्रीगेशन होती है। ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं? स्यूडोप्लाज्मोडियम। ठीक है। और अ मल्टीन्यूक्लिएट स्लाइमी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मोडियम। यहाँ पे जो है डिफरेंस दिया हुआ है।
जो कि यहाँ पे इस वर्डिंग से इतना क्लियर नहीं हो रहा है कि स्यूडोप्लाज्मोडियम कब बोलेंगे और प्लाज्मोडियम कब, क्योंकि दोनों टाइप में ये बोल रहे हैं कि एग्रीगेशन है। लेकिन आगे जब हम एग्जाम्पल देखेंगे, जब हम ऑर्गेनिज्म का पूरा लाइफ साइकिल एक एग्जाम्पल लेके करेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि हाँ ये स्यूडोप्लाज्मोडियम इसको कब बोल रहे हैं और प्लाज्मोडियम कब बोल रहे हैं। दे एग्जिबिट अमीबॉइड मूवमेंट बाय पुटिंग फोर्थ स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम लाइट बट टूवर्ड्स मॉइस्चर। अब क्योंकि ये सेप्रोट्रोफिक है ना, तो जैसे तुम्हें पता हो कि फंगस जो होती है मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में होती है, मतलब जहाँ पे धूप ना हो। कई बार अगर फंगस लग जाती है किसी चीज़ को, तो घर पे देखा होगा ये भी बोलते हैं कि इसको धूप में रख दो, है ना, कि उसको धूप में रख दो। तो ये लाइट से मतलब अलग रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये सर्वाइव नहीं कर पाते, सनलाइट को ये सहन नहीं कर सकते। तो ये ज़्यादातर ये प्रोटिस्ट भी, फंगस लाइक प्रोटिस्ट भी जो है सूडोपोडियल मूवमेंट शो करते हैं, सूडोपोडिया की हेल्प से मूव करते हैं और अवे फ्रॉम लाइट, लाइट से दूर जाने की कोशिश करते हैं ताकि इन पे लाइट जो है कम से कम पड़े और मॉइस्चर वहाँ पे जहाँ पे भी हैं ये मॉइस्ट एनवायरनमेंट हो। मॉइस्ट समझते हो, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, जैसे बारिश का मौसम होता है, यूजुअली फंगस तभी ग्रो करती है ना। द कॉलोनी एंड वेजिटेटिव फेज एग्जिबिट वेरियस कलर्स लाइक ग्रे, ब्राउन, येलो, ऑरेंज। देखो सिंपल सी बात है, बहुत बार अभी 2 मिनट पहले भी बताया था, वेजिटेटिव फेज वो इनका कॉलोनियल फेज होता है। मतलब उस टाइम पे जैसे इन्होंने बोला ना, सेल वॉल तो होती नहीं और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एग्रीगेशन फॉर्म कर लेते हैं, तो इसलिए उसको उनका कॉलोनियल फेज बोलते हैं। जब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे होते तो वो कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, और वो जो ओवरऑल कॉलोनी होती है उसका कलर जो है ग्रे भी हो सकता है, ब्राउन भी, और जो मैंने जो पिक्चर शो की थी आपको, इमेज शो की थी, उसमें उसका कलर येलो दिख रहा था, कॉलोनी का कलर, ठीक है। अच्छा, पिगमेंट जो मेन जो इनकी होती है वो होती है एंथ्रासीन, ठीक है। एंथ्रासीन जो है पिगमेंट है जिसकी वजह से कॉलोनी का कलर जो है वो शो होता है। रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ द वेजिटेटिव फेज, बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स और बाय दी फॉर्मेशन ऑफ स्क्लेरोशिया और सिस्ट। ये एक एक करके हमने पढ़ना है। अभी मैं जनरल फीचर्स बता रही हूँ, पर रिप्रोडक्शन को, ये वेजिटेटिव फेज को, रिप्रोडक्टिव फेज को मैं डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करूँगी अगली 1-2 स्लाइड्स के अंदर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से होता है, स्पोर्स की हेल्प से होता है, स्क्लेरोशिया और सिस्ट की हेल्प से होता है। बाकी इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, जो कि ऑब्वियसली गैमीट फॉर्मेशन की वजह से ही होगा, जो कि आइसोगैमस भी हो सकता है और एनिसोगैमस भी हो सकता है। आइसोगैमस का मतलब जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल गैमीट जो हैं, जो 2 गैमीट हैं उनका साइज सेम है। एनिसोगैमस में उनकी मोर्फोलॉजी या साइज कह लो, स्ट्रक्चर कह लो, वो सेम नहीं होता। आगे जो स्लिम मोड्स हैं उनको मोटे तौर पे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो ए सेलुलर, जिनका सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, और उनको ए सेलुलर एग्जैक्टली क्यों बोल रहे हैं, वैसे तो नाम से पता लग रहा है ए सेलुलर। और जो दूसरा ग्रुप है स्लिम मोड्स का वो है सेलुलर। तो इनको ए सेलुलर क्यों बोलते हैं देखते हैं हम भी। दीज अकर कॉमनली ऑन डेड डिकेइंग लीव्स, logs of wood, other decaying organic matter when the condition are damp or during rainy season, ठीक है। The vegetative phase is called plasmodium. Vegetative phase is called plasmodium. It consists of a free living wall-less mass of multinucleate protoplasm surrounded by slime, hence called slime modes, and the nuclei are diploid. देखो फॉर जिससे मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ। प्लाज्मोडियम क्यों कहते हैं इसको, कि देखो ये है वो सब ना एग्रीगेट हो गए हैं। जो इंडिविजुअल सिंगल ऑर्गेनिज्म थे वेजिटेटिव फेज में, उनकी कोई सेल वॉल नहीं होती और वो एग्रीगेट हो गए। अब सबके पास अपना न्यूक्लियस था, तो जब वो इकट्ठे हो गए तो उनका जो न्यूक्लियस था, सबके पास न्यूक्लियस था। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको ये प्लाज्मोडियम बोल रहे हैं, और ये मल्टी न्यूक्लिएट है क्योंकि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के पास सबके पास अपना न्यूक्लियस था और ये वॉल लेस है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्री लिविंग वॉल लेस मास, मास समझते हो ना, ओ मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय स्लाइम। और ये जो पूरी मतलब कॉलोनी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर
पूरा कॉलोनी लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इसके चारों तरफ जो स्लाइम, जो एक म्यूसिलेज भी कह सकते हो तुम, एक मतलब बिल्कुल चिपचिपी सी, ठीक है, इसलिए स्लाइम बोल रहे हैं, वो कवरिंग होती है, ठीक है, वो कवरिंग होती है, इसलिए भी इनको स्लाइम मोड्स बोलते हैं। और इनके अंदर जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं ना इस मास के अंदर, वो सारे क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। और मैं बता चुकी हूँ डिप्लॉयड का क्या मतलब होता है, यानी कि जितने भी क्रोमोसोम इसके अंदर है, जितने भी डीएनए स्ट्रैंड्स इसके अंदर है, वो सब पेयर में हैं, सिंगल नहीं है। अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है और जो सिंगल ऑर्गेनिज्म थे उन सब के इसके अंदर न्यूक्लियस है। तो ये कह रहे हैं ये जो सारा प्रोटोप्लाज्म है वो जो है दो पार्ट्स में, आउटर वाला पार्ट और इनर वाला। आउटर पार्ट में जो होता है वो रिजिड होता है, जो प्रोटोप्लाज्म आउटर पार्ट में होता है वो रिजिड होता है, प्लाज्मोडियम के आउटर पार्ट वाला। और जो इनर में होता है वो फ्लूइड लाइक होता है। वो क्या होता है, फ्लूइड लाइक। फ्लूइड का मतलब कि उसकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो कम होती है, फ्लूइडिटी होती है उसके अंदर ज़्यादा। और जितने भी न्यूक्लियाई या अदर सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो इनर पार्ट में ही प्रेजेंट होती है। प्लाज्मोडियम शो कलर्स लाइक ग्रे, ग्रीनिश, ब्लैक, येलो, ऑरेंज ड्यू टू एंथ्रासीन। दोबारा वही बात बता रहे हैं। प्लाज्मोडियम शो क्रीपिंग मूवमेंट ओवर द सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। वही कह रहे हैं कि जिस सबस्ट्रेटम के ऊपर ये होते हैं ना, मान लो ये सबस्ट्रेटम है, कोई भी लकड़ी है, लीव है, कुछ भी है, उसके ऊपर ये सूडोपोडियल मूवमेंट की हेल्प से मूव करते हैं। बता चुकी हूँ। न्यूट्रिशन जो होता है इनका होलोजोइक होता है। होलोजोइक यानी कि ये अनडाइजेस्टेड फूड को इंजेस्ट करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। उनके अंदर फूड वैक्यूल कह लो या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो कि उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं और बाद में वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, न्यूट्रिशन को यूज़ कर लिया जाता है। कुछ जो होता है वो सेप्रोट्रोफिक भी हैं। इसके बाद इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। प्रोटिस्ट के अंदर दोनों टाइप का होता है। तो पहले हम ए सेलुलर स्लाइम मोड के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फॉर्मेशन ऑफ सेल्स ऑफ स्पोर्स इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर है इनकी बॉडी के अंदर जहाँ पे स्पर्म फॉर्म होंगे। सीड पता है कहाँ पे फॉर्म होते हैं? सीड फ्रूट के अंदर होते हैं ना। फ्रूट हालांकि पहले क्या होता है, हाँ, ओवरी, जो फ्लावर के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है ओवरी, ठीक है, वो ओवरी जो है आगे जाके फ्रूट में कन्वर्ट होता है। और जो ओवरी के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल, जो आगे जाके फ्यूचर में सीड में कन्वर्ट होता है। ऐसे ही जो स्पोर्स है वो स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं। प्लाज्मोडियम इज होलोकार्पिक यूकार्पिक, मतलब when it reaches a certain stage of maturity the plasmodium become contracted, thickened and form papilla that grows into a sessile or stalked sporangium, जिस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रूटिफिकेशन। each sporangium is multinucleate and is surrounded by a hard slimy non-cellular layer called peridium. Each of the diploid nuclei undergo meiosis and the multinucleate protoplasm undergo cleavage into tiny uninucleate unit. Each of them becomes surrounded by a wall to become a spore. सब कुछ इन्होंने इस एक पैराग्राफ में समझा दिया। मैं डायग्राम की हेल्प से आपको बताती हूँ अगर नहीं समझ में आया तो। एक सेकेंड, ये देखो, ये जो है ये वो येलोइश मास है जिसको बोलते हैं ना, जो मल्टी न्यूक्लिएट है और स्लाइमी सा दिख रहा है ना, ऐसे बाहर से तो कुछ चिपचिपी सी चीज़ दिख रही है ना, क्योंकि सेल्स के चारों तरफ ये स्लाइमी सी कवरिंग है। एक स्टाक के ऊपर एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। इस प्रोसेस को, मतलब जब मैच्योर हो जाता है ना, जैसे मैच्योर जो प्लाज्मोडियम होता है, जैसे ये जो है ये अब मैच्योर हो गया तो उसमें स्पोरेंजियम ऐसे बनने स्टार्ट होते हैं। फिर स्पोरेंजियम जो है वो मैच्योर हो जाते हैं। जब ये स्पोरेंजियम बनने स्टार्ट होते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रूटिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो मतलब सारा का सारा जो ये स्ट्रक्चर है, ये जो प्लाज्मोडियम है उसके अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म है और मल्टीन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। ये क्या है, मल्टीन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। तो
ये जो सारा स्पोरेंजियम है इसके अंदर भी वही प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस हैं बहुत सारे। तो क्या होगा, हर एक न्यूक्लियस जो है मियोसिस की प्रोसेस होगी और वो डिप्लॉइड न्यूक्लियस जो है हैप्लॉइड न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने बोला था कि डिवीज़न, न्यूक्लियर डिवीज़न या जो सेल डिवीज़न कह लो, उसके दो प्रोसेस होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में सेल अगर डिप्लॉइड है तो डिवाइड होने के बाद भी वो डिप्लॉइड ही रहेगा, अगर ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो डिवाइड होने के बाद भी हैप्लॉइड रहेगा। लेकिन मियोसिस कब होती है, जब रिप्रोडक्शन करना होता है। उसमें क्या होता है कि जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि वो स्पोरेंजियम के अंदर, ये जो स्पोरेंजियम है इसके अंदर देखो प्रोटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि डिप्लॉइड है। हर एक न्यूक्लियस के अंदर मियोसिस होगी और डबल हो जाएंगे वो न्यूक्लियस, क्योंकि मियोसिस हुई है तो जितने डिवीज़न के लिए हुई है ना, मियोसिस में होगा तो डिवाइड ही, तो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे, काफ़ी सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे पहले से भी ज़्यादा, लेकिन अब वो सब जो है हैप्लॉइड होंगे। अब क्या होगा, जो हर एक न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ का थोड़ा सा साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म कह सकते हो, ये जो स्ट्रक्चर है उसका थोड़ा सा प्रोटोप्लाज्म, ये सब जो है एक इंडिविजुअल यूनिट जिसको बोलेंगे स्पोर, उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे कन्वर्ट होएंगे, न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ का साइटोप्लाज्म, वो अपने चारों तरफ जो है एक मेम्ब्रेन जो है वो बना लेंगे। तो ये एक स्पोर हो गया, यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियस था, इसके ये चारों तरफ प्रोटोप्लाज्म था, ये भी अपने चारों तरफ अलग से एक मेम्ब्रेन बना लेंगे और ये सब जो हैं स्पोर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, स्पोर्स, और हर एक स्पोर के अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा। ठीक है, जो एक पेपिला वर्ड बोला था, ये जो शुरू में बनने स्टार्ट होते हैं ना, तब इनको बोला पेपिले, तब इनको बोला है पेपिले। यहाँ पे इन्होंने वर्ड नहीं लिखा हुआ था कि जब वो मैच्योरिटी की स्टेज पे आ जाता है तो प्लाज्मोडियम का क्या होता है, वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, थिक हो जाता है, और पेपिला, ठीक है, जो आगे फर्दर जब ग्रो होता है तो स्टार्क्ड स्पोरेंजियम, स्टार्क का मतलब एक स्टार्क है उसकी, और ऊपर जो है स्पोरेंडियम, उसमें ग्रो कर जाता है। ठीक है, और हर एक स्पोरेंजियम के चारों तरफ एक लेयर होती है जिसको इन्होंने बोला है पेरिडियम, जो कि स्लाइमी है बट नॉन सेलुलर है, ये सेल की नहीं बनी है ये मेम्ब्रेन। ठीक है, ये लाइफ साइकिल थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है मैच्योर प्लाज्मोडियम है, यहाँ से हमने बात की थी कि जब वो मैच्योर होता है। ठीक है, और ये जो है अभी भी डिप्लॉयड है। ठीक है, ये जो है यंग स्पोरेंजियम है, मतलब पेपिले बनना स्टार्ट हुआ, उसके बाद नीचे से स्टार्क ग्रो हुई। ठीक है, अब ये जो स्पोरेंजियम है वो मैच्योर हो गया, यानी कि इसके अंदर बच्चों जो है स्पोर्स जो है वो बन गए। उसके बाद क्या होगा, स्पोर्स बनने के बाद जैसे फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, जैसे फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, और स्पोर हैप्लॉइड है, स्पोर हैप्लॉइड बने थे ना, क्योंकि जो यहाँ पे न्यूक्लियस थे उनमें पहले मियोसिस हुई थी और हर एक न्यूक्लियस जो है एक स्पोर में कन्वर्ट हुआ था। न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ का प्रोटोप्लाज्म, उसके चारों तरफ कवरिंग बन गई थी जो यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, ये हार्ड सी कवरिंग। ठीक है, जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो ये कवरिंग जो है वो रिमूव हो जाएगी और अंदर से फिर से वो प्रोटोप्लाज्म प्लस ये जो है हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक है, वो जो है ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। पर अभी तक हमने इतना पढ़ा, फर्टिलाइजेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में जब बात करेंगे तो मैं आपको दोबारा से यहाँ पे बताऊंगी। एक और जो वर्ड इन्होंने बोला है लाइन में, द प्रोटोप्लाज्म ऑफ स्पोरेंजियम आल्सो डेवलप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैपिल्टियम दैट हेल्प्स इन डिस्पर्जल ऑफ स्पोर। क्या है, स्पोर जितना दूर दूर तक डिस्पर्स हो सकते हैं उतना ही चांसेस ज़्यादा उसके सर्वाइवल के, क्योंकि हो सकता है कि वो इतनी दूर चली जाए कि वहाँ पे उसकी कंडीशन फेवरेबल हो, जितनी यहाँ पे अनफेवरेबल है वहाँ पे ना हो। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे डायग्राम में ज़्यादा दिख नहीं रहा कि मैच्योर जो स्पोरेंजिया होता है उसके ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। किस लिए होते हैं, ताकि वो हेल्प करें स्पोर्स को दूर दूर तक डिस्पर्स करने में। उसके बाद ये क्या बात कर रहे हैं, व्हेन द स्पोर्स आर मैच्योर, जब स्पोर्स जो है वो मैच्योर हो जाएंगे तो जो स्पोरेंजिया की वॉल है वो बर्स्ट हो जाएगी,
ठीक है, स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे, वाइंड वगैरह जो है हवा से वो दूर दूर तक डिस्पर्स हो जाएंगे, फिर किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर वो गिर जाएंगे, वहाँ पे जाके वो जर्मिनेट हो जाएंगे और जर्मिनेट होके दो चीज़ों में कन्वर्ट हो सकते हैं वो, आइदर इनटू अ बाईफ्लैजिलेट स्पिंडल शेप्ड स्वार्म सेल और अ नॉन फ्लैजिलेट मिक्स अमीबा दैट में मल्टीप्लाई इन नंबर। देखो यहाँ पे डायग्राम में आपने देखा होगा, मैं दिखाती हूँ, ये रहा, एक ये और एक ये तो है जो उन्होंने बताया स्पिंडल शेप और बाईफ्लैजिलेटेड, ये दो फ्लैजिला ऐसे दिख रहे हैं ना इसके पीछे, हाँ, या फिर जिनको बोला है स्वार्म सेल, या फिर ये अमीबा लाइक स्ट्रक्चर, या फिर ये अमीबा लाइक स्ट्रक्चर जिसको मिक्स अमीबा बोलना है ना, क्योंकि ये मिक्सोमाइकोटा फाइलम के अंदर आता है, या फिर इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। हालांकि किस कंडीशन में वो क्या होंगे वो हम आगे देखने वाले हैं कि किस कंडीशन में वो बाईफ्लैजिलेटेड स्वार्म सेल में कन्वर्ट होंगे और किस कंडीशन में वो मिक्स अमीबा में कन्वर्ट होंगे। और बात कर रहे हैं हम स्पोर्स की। Sclerotia. Under unfavorable condition, the plasmodium become contracted and surrounded by thick horny wall to become a sclerosium. In this condition, it tides over the unfavorable condition and may remain viable for several months to year. On the return of favorable condition, the sclerosial wall ruptures with the help of hydration and the plasmodium is formed. ये क्या कह रहे हैं, जो प्लाज्मोडियम था, मल्टीन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर था, ठीक है, अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो वो स्पोरेंजियम बनाने की बजाय अपने चारों तरफ एक हार्ड सी कवरिंग बना लेगा, और उस जब तक अनफेवरेबल कंडीशन होंगी, चाहे वो सेवरल मंथ की हों चाहे ईयर्स की, तब तक वो सर्वाइव करेगा, ठीक है, तब तक वो सर्वाइव करेगा। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, यानी इसको मॉइस्ट कंडीशन मिलेगी, वाटर वेपर मिलेंगे, वाटर मिलेगा, वैसे ही हाइड्रेशन की वजह से वो वॉल रप्चर हो जाएगी और प्लाज्मोडियम फिर से फ्री हो जाएगा, फिर से वही स्पोरेंजिया फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। चाहे स्वार्म सेल्स यानी कि वो बाईफ्लैजिलेट स्पिंडल लाइक शेल या मिक्स अमीबा वो अमीबा लाइक सेल फंक्शन एज गैमीट्स एंड फ्यूज इन पेयर्स। The swarm cell, after swimming actively for a brief period, start fusing in pairs by their posterior non-flagellated ends. ठीक है, the product of fusion is called a zygote. The zygote show creeping movement and phagocytosis bacteria, yeast or organic matter and grow in size. The diploid nucleus undergo repeated mitotic division to form a multinucleate plasmodium. इस डायग्राम में देखते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा और डिटेल में बताया भाई। यहाँ तक देखो, ये स्पोरेंजिया जो है वो बर्स्ट हो गया, उसने स्पोर्स रिलीज़ कर दिए, स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट होंगे, वहाँ से दो टाइप के स्ट्रक्चर निकलेंगे, एक तो ये अमीबोइड सेल यानी मिक्स अमीबा और ये बाईफ्लैजिलेटेड स्वार्म सेल्स। दोनों ही, चाहे वो अमीबोइड सेल हो चाहे वो स्वार्म सेल्स हो, क्योंकि ये हैप्लोइड स्ट्रक्चर है, मियोसिस के बाद स्पोर्स बने थे और एक स्पोर से एक ही ये सेल बना है, तो इनको, और जो प्लाज्मोडियम था वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर था, तो इनको अगर वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में ग्रो करना है तो पहले इनको भी डिप्लॉयड बनना पड़ेगा। वो कैसे बनेंगे? फ्यूजन से। चाहे वो बाईफ्लैजिलेटेड स्वार्म सेल हो, वो अपना जो नॉन फ्लैजिलेटेड एंड है उधर से फ्यूज़ हो जाएंगे, या फिर वो अमीबोइड सेल हो वो भी फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है, वो भी फ्यूज़ हो जाएंगे। प्लाज्मोगेमी और कार्योगेमी, यहाँ पे क्या है, जब अमीबोइड सेल फ्यूज़ होते हैं तो इनके अंदर के दो न्यूक्लियस हैं वो भी आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे, एक सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म होगा जो कि डिप्लॉयड होगा। न्यूक्लियस के फ्यूज़न को बोलते हैं कार्योगेमी। पहले हालांकि इनका साइटोप्लाज्म जो है, पहले इनका जो बॉडी है साइटोप्लाज्म है वही फ्यूज़ होगा, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। तो अब ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन गया जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, देखो इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस दिख रहा होगा आपको, सिंगल न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर दो थे जो कि फ्यूज़ होकर सिंगल डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना दिया, ये जो 2n लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये न्यूक्लियस जो है अब की बार माइटोसिस से, नॉट मियोसिस, माइटोसिस से कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहेगा जब तक कि ये प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है, मल्टीन्यूक्लिएट न्यूक्लियस है इसके अंदर और चारों तरफ स्लाइमी कवरिंग है, ठीक है। बाद में ये किसी लीफ के ऊपर या कहीं पे भी, ठीक है, जहाँ पे भी इसको डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा वहाँ पे ये मैच्योर होगा,
ठीक है। मैच्योर होने के बाद अगर ड्राई हैबिटेट है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो ये चारों तरफ कवरिंग बना लेगा, जिसको बोलते हैं स्क्लेरोशिया, जब तक कि फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाएंगी। अगर ऑलरेडी फेवरेबल कंडीशन है तो फिर से ये स्पोरेंजिया फॉर्मेशन में लग जाएगा, जिसमें स्पोर्स की फॉर्मेशन जो है मियोसिस की प्रोसेस के बाद होगी। तो ये पूरा लाइफ साइकिल है ए सेलुलर स्लाइम मोड्स का, ठीक है। अब आ जाते हैं सेलुलर स्लाइम मोड्स के ऊपर। उसको ए सेलुलर क्यों बोला? मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर था, चारों तरफ बस स्लाइम की एक कवरिंग थी। ये तो नहीं कहा ना कि वो मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर तो नहीं है ना, नहीं है। एक मतलब एक लगा लो तुम, एक ऑर्गेनिज्म है वो, जैसे एक प्लाज्मोडियम है, वो एक मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, वहाँ पे प्रोटोप्लाज्म और चारों तरफ कवरिंग है। तो ये जो है सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं था, सेल के लेवल पे डिफ्रेंशिएशन नहीं थी। अब की बार सेलुलर स्लाइम मोड्स क्या है? इनको स्यूडोप्लाज्मोडियम स्लाइम मोड्स भी कहते हैं। जब मैं जर्नल फीचर शुरू में बता रही थी फंगस लाइक प्रोटिस्ट के, तो दो थे, एक प्लाज्मोडियम, एक स्यूडोप्लाज्मोडियम, है ना। कहा था कि वेजिटेटिव फेज में कुछ तो जो हैं वो एग्रीगेट करके स्यूडोप्लाज्मोडियम बनाते हैं और कुछ प्लाज्मोडियम बनाते हैं, और मैंने कहा था मैं आगे बताऊंगी। तो प्लाज्मोडियम तो वो ए सेलुलर स्लाइम मोड्स की फॉर्म जो है तब बोलते हैं, जहाँ पे सेलुलर स्लाइम मोड्स है वहाँ पे इनको स्यूडोप्लाज्मोडियम बोलते हैं। कि ये एग्जैक्टली प्लाज्मोडियम जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है? ठीक है। इनको कम्युनल स्लाइम भी बोलते हैं, बिकॉज अमीबा लाइक सेल इन द कॉलोनी रिटेन देयर इंडिविजुअलिटी एंड बिहेव एज मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ये प्लाज्मोडियम है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी बहुत सारे हैं, लेकिन सिर्फ न्यूक्लियस नहीं है, सेल्स है, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, ना कि सिर्फ मल्टी न्यूक्लिएट। और हर एक सेल ऐसे बिहेव करता है कि जैसे वो एक कम्युनिटी का कोई इंडिविजुअल है, किसी पॉपुलेशन का एक सिंगल इंडिविजुअल है, इसलिए इसको कम्युनल स्लाइम मोड्स भी बोलते हैं। ये यूजुअली सोइल की अपर लेयर में मिलते हैं, ठीक है। और जहाँ पे सोइल में मिलते हैं वहाँ पे मतलब जैसे जो उसका ऑर्गेनिक कंटेंट है, न्यूट्रिएंट्स है, वो काफ़ी हाई होते हैं, ठीक है। इसका जो वेजिटेटिव फेज होता है, ओब्वियसली कितनी बार बताऊँ, उसको स्यूडोप्लाज्मोडियम बोलते हैं, ठीक है। वो अमीबा लाइक सेल्स का बना होता है, ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स का, ठीक है। ये मल्टी न्यूक्लिएट है, ठीक है। ये जो है जो अमीबा लाइक, अगर एक सेल की बात करूँ तो वो तो यूनिन्यूक्लिएट ही है, लेकिन पूरा स्यूडोप्लाज्मोडियम ऑब्वियसली मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होगा ना, कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेल वॉल ऑब्वियसली फंगी लाइक प्रोटिस्ट में होती ही नहीं है। इनके अंदर भी अमीबोइड यानी कि स्यूडोपोडियल मूवमेंट होती है, और फैगोसाइटोसिस यानी इंजेक्शन, फिर वैक्यूल में जाके डाइजेस्ट होगा एंजाइम की हेल्प से और वेस्ट को बाहर रिमूव कर देंगे, वही मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है? फर्स्ट वही स्पोर फॉर्मेशन, द स्यूडोप्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट टू फॉर्म अ स्टार्क्ड स्पोरोकार्प, ठीक है, विच बियर्स अ सिंगल स्पोरेंजियम एट इट्स टिप, द स्पोरेंजियम इज नेकेड। सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पे, उसमें स्पोरेंजियम के चारों तरफ पेरिडियम नाम की कवरिंग थी, स्लाइमी कवरिंग, इसमें नहीं होती, स्पोरेंजियम नेकेड होता है। अब यहाँ पे स्पोरेंजियम के अंदर सेल्स हैं, सिर्फ न्यूक्लियस नहीं है, सेल्स हैं। तो हर एक सेल्स जो होता है वो राउंड शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, राउंडेड हो जाएगा, और अपने चारों तरफ एक सेलुलोजिक सेल वॉल जो है वो बना लेगा, और उसके बाद हम उसको बोलेंगे स्पोर, ठीक है। और स्पोर के चारों तरफ सेल वॉल के अलावा एक म्यूसिलेज कवरिंग भी होती है। जब स्पोर जर्मिनेट करेगा तो वो अमीबा लाइक सेल, जिनको मिक्सोमीबा बोलते हैं, वो फॉर्म करेगा, ठीक है। मिक्सा अमीबा मल्टीप्लाई करेंगे माइटोसिस से, और दोबारा से जो है एग्रीगेट करके, एग्रीगेट अराउंड द केमिकल आक्रेसिन, ठीक है, हैंस कोल्ड एरसियालस एंड फॉर्म स्यूडोप्लाज्मोडियम। ये कहते हैं कि ये एक केमिकल सिक्रीट करते हैं, एक्रेसिन, ठीक है। और उसी के चारों तरफ जब ये जो है सारे जो सिंगल जो है ऑर्गेनिज्म हैं वो इकट्ठा होते हैं, जहाँ पे ये इकट्ठा होते हैं केमिकल एक्रेसिन के चारों तरफ इकट्ठा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर भी अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट फॉर्मेशन होती है। हर एक अमीबा लाइक सेल्स जो है वो एक सिस्ट डेवलप कर लेता है अपने चारों तरफ, जिसको बोलते हैं माइक्रोसिस्ट। अनफेवरेबल कंडीशन में वो ऐसे ही सर्वाइव करेगा, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी वो जर्मिनेट करेगा और फिर से मिक्सोमीबा
फॉर्म कर देगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर कैसे होती है, जो ये अमीबा लाइक सेल है, 2 अमीबा लाइक सेल जो है फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एनिसोगैमस है। एनिसोगैमस का मतलब कि एक अमीबा लाइक सेल दूसरे अमीबा लाइक सेल को एनगल्फ कर लेता है। एक अमीबा लाइक सेल दोनों उसमें क्या था, जब वो फ्यूज़ कर रहे थे, चाहे वो स्वार्म सेल हो चाहे वो अमीबा लाइक सेल हो, मिक्स अमीबा जिनको बोलते हैं, दोनों ऐसे इक्वली फ्यूज़ कर रहे थे, दोनों का रोल उसमें जो है वो इक्वल था। लेकिन यहाँ पे एक अमीबा लाइक सेल दूसरे अमीबा लाइक सेल को इनगल्फ कर रहा है, इसलिए वो दोनों जो है वो इक्वली बिहेव नहीं करते। वो दोनों गैमीट थे, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर हैप्लॉइड थे, उनको फॉर्म होके ज़ाइगोट बनाना था, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाना था, लेकिन वो दोनों इक्वली बिहेव नहीं कर रहे, इसलिए इनको एनिसोगैमस बोलते हैं, ठीक है। पहले सेल्स फ्यूज़ करेंगे, फिर कार्योगामी यानी कि न्यूक्लियस फ्यूज़ करेंगे, और फिर एक डिप्लॉइड ज़ाइगोट जो है वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ज़ाइगोट के अंदर मियोसिस होगी, फिर से वो हैप्लॉइड अमीबा बनाएगा, जो कि एक बार हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा, माइटोसिस से फिर वो मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से एग्रीगेट होकर स्यूडोप्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर बना लेंगे। मैं डायग्राम की हेल्प से दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये जो है स्यूडोप्लाज्मोडियम है, ठीक है। ये जो है एक स्यूडोप्लाज्मोडियम है। देखिए यहाँ पे डॉट 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 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ठीक है। होता क्या है, ये जो है स्पोर्स थे, और स्पोर से ये अमीबा लाइक सेल्स निकले हुए हैं, जो कि क्या थे, हैप्लॉइड थे, जो कि क्या थे, हैप्लॉइड थे, ठीक है। ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पहले ये सेक्सुअल बता देती हूँ। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये कॉलोनी लाइक स्ट्रक्चर स्यूडोपोडियम है, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम है, ये जो है स्पोरेंजिया इसके अंदर बने थे, जहाँ से स्पोर्स जो है रिलीज हुए थे, और स्पोर से सिर्फ अमीबा लाइक स्ट्रक्चर निकले थे। स्वार्म सेल्स, वो जो बाइफ्लैजिलेटेड थे ना, स्पिंडल शेप्ड, वो नहीं निकले, सिर्फ अमीबा लाइक सेल्स। नॉर्मल कंडीशन में क्या करता है कि ये अमीबा लाइक सेल्स जो है आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, फिर से जो है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर से डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर फिर माइटोसिस से मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई करके फ्यूज़ करके केमिकल एक्रेसिन के चारों तरफ फिर से ये कॉलोनी बना देगा। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो तब क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये जो अमीबा लाइक सेल्स थे इन्हीं की बात कर रहे हैं। ये हैप्लॉइड सेल्स जो फ्यूज़ करते हैं, ज़ाइगोट बनाते हैं। ज़ाइगोट में जो है मियोसिस होती है, ज़ाइगोट में क्या होता है, मियोसिस होती है, ठीक है। और ज़ाइगोट डेवलप्स इनटू ए थिक वॉल स्ट्रक्चर दैट रप्चर्स रिलीजिंग दीज हैप्लॉइड सेल्स। अगर इसमें मियोसिस होगी तो ज़ाइगोट के अंदर हैप्लॉइड सेल्स तो बनेंगे, ज़ाइगोट के अंदर हैप्लॉइड सेल्स तो बनेंगे। वो हैप्लॉइड सेल्स जो है फिर से एग्रीगेट होके कॉलोनी लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। आई होप आपको जो ये है क्लियर है। मेन जो है डिफरेंस है ए सेलुलर स्लाइम मोड में और सेलुलर स्लाइम मोड में, उसमें स्वार्म सेल्स, मतलब ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है ये रट लेना। अब एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें थोड़ा सा ए सेलुलर में थोड़ा एक चीज़ गलत बता दी। वो क्या, मैंने तुमको ये नहीं बताया, वो जो थे प्लाज्मोडियम था वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था, और मियोसिस के बाद स्पोरेंजियम में मियोसिस के बाद स्पोर्स बन रहे थे जो कि हैप्लॉइड थे। लेकिन यहाँ पे जो है, जो मेन स्ट्रक्चर है स्यूडोप्लाज्मोडियम है, वो हैप्लॉइड ही है, और उसने हैप्लॉइड ही स्पोर्स बनाए क्योंकि वो खुद हैप्लॉइड है। और बाद में हर एक जो ये है अमीबा जो है एग्रीगेट होके हैप्लॉइड जो है फिर से यही कॉलोनी बना देगा। लेकिन कई बार क्या होता है, ये अमीबा जो है दो आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं और एक डिप्लॉइड ज़ाइगोट बना देते हैं। ज़ाइगोट अब डिप्लॉइड हो गया, लेकिन ये स्ट्रक्चर तो हैप्लॉइड है, तो क्या होगा, ज़ाइगोट सेल के अंदर जो है कंटिन्यूस माइटोसिस होगी और कई सारे सेल्स बन जाएंगे जो कि डिप्लॉइड है, ठीक है। माइटोसिस नहीं होगी, सॉरी, मियोसिस होगी। कई सारे सेल्स बन जाएंगे जो कि हैप्लॉइड है, और बाद में ये हैप्लॉइड सेल्स जो है फिर से एग्रीगेट होके यही स्यूडोप्लाज्मोडियम बता देंगे। तो मैं एक चीज़ बताई थी, उसमें एक था कि एक जो गैमीटोजेनेसिस होती है, मतलब कई जो प्रोटिस्ट हैं उनके अंदर जो मियोसिस होती है वो गैमीट लेवल पे होती है, और कई के अंदर जो मियोसिस होती है वो कहाँ होती है, ज़ाइगोट लेवल पे। ज़ाइगोट में मियोसिस तब होती है जब मेन बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो हैप्लॉइड हो, ये उसका एग्जाम्पल है। और गैमीट के अंदर मियोसिस तब होती है, कब, एक सेकेंड, गैमीट के अंदर मियोसिस तब होती है जब जो मेन स्ट्रक्चर है
वो डिप्लॉयड हो, तो गैमीट बनते हुए जैसे यहाँ पे ये बने थे, तो यहाँ पे जो है स्पोरेंजियम के अंदर जो है मियोसिस हुई थी। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक जब हमने पढ़े थे ना प्रोटिस्टा के, वहाँ पे मैंने बताया था और मैंने कहा था कि जब इसका कोई एग्जाम्पल आएगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप ये रिप्रोडक्शन ही इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, तो कि इसमें सूडोप्लाज्मोडियम बनता है, उसमें प्लाज्मोडियम बनता है, इसमें ये स्वार्म सेल, अमीबॉइड सेल। तो अगर दोनों के डायग्राम्स आपकी हेल्प से आप पढ़ोगे ना तो आपको सारे डिफरेंस क्लियर हो जाएंगे। यही पढ़ना है फंगस लाइक प्रोटिस्ट में, कोई ज़्यादा मुश्किल औखी चीज़ है नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो लाइफ साइकिल का डिफरेंस है ये क्लियर है। अगर क्लियर ना हो तो मैं नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट करूँगी उससे पहले एक बार 5 मिनट में फिर से रिवाइज करवा दूँगी, ठीक है। तो लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच।